नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, जोधपुर जिला दर्शन का अगला पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इस पार्ट में हम जो अध्ययन करेंगे वो जोधपुर जिले में सांस्कृतिक विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम हड़बू जी का मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम सच्चिया माता के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम करणी माता के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जोधपुर ज़िले में आयोजित होने वाले सभी मेलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, वनपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, इसके अलावा पटवार की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, इसके अलावा जो भी स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो जोधपुर जिला दर्शन, जिसमें हम सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज के इस क्लास में हड़बू जी मंदिर के बारे में। इसके अलावा हम सच्चिया माता, इसके अलावा हम करणी माता, और इसके अलावा जोधपुर ज़िले में आयोजित होने वाले मेले, जोधपुर ज़िले के मेले, इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरी क्लास को शेयर नहीं किया है तो भैया आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, और मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं चीज़ लिखा रहा हूँ, वो चीज़ आप नोट डाउन करते चले ताकि आपके नोट तैयार होते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हड़बू जी महाराज के बारे में। हड़बू जी महाराज, ठीक है। देखिए साथियों, राजस्थान के अंदर लोक देवता पंच पीरों में हड़बू जी महाराज भी अपना एक प्रमुख स्थान रहते हैं। यानी राजस्थान के 5 पीरों में से, राजस्थान के पंच पीरों में से हड़बू जी महाराज का प्रमुख स्थान है। राजस्थान के 5 पीरों में से हड़बू जी महाराज का प्रमुख स्थान है। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि वे 5 पीर कौन कौन से, तो उसका आपको कैसे याद रखना है, उसका आपको ट्रिक याद रखना है पहरा मेगा। क्या याद रखना है? पहरा मेगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पह का यहाँ पा लेना है, और पा से अपने पास आ जाएगा पापू जी, पा से हमारे पास आ जाएगा पापू जी महाराज। यानी राजस्थान के 5 पीर लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, उनमें से प्रमुख है पापू जी महाराज। हा से यहाँ पर आ जाएगा हड़बू जी महाराज, रा से यहाँ आ जाएगा रामदेव जी, रा से यहाँ आ जाएगा रामदेव जी, मैं से यहाँ आ जाएगा मेहा जी, और गा से यहाँ आ जाएगा गोगा जी। क्या आ जाएगा? गोगा जी। तो राजस्थान के अंदर लोक देवताओं के रूप में 5 देवताओं को प्रमुख रूप से पूजा जाता है, जिन्हें 5 पीर कहा जाता है या पंच पीर कहा जाता है। तो उसमें आते हैं पापू जी महाराज, हड़बू जी महाराज, रामदेव जी महाराज, और मेहाजी महाराज और गोगा जी महाराज। तो हम इस क्लास में जो अध्ययन करेंगे आज, बेसिकली हम जोधपुर जिला दर्शन सांस्कृतिक विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन हड़बू जी महाराज, सच्चिया माता, करणी माता और जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों का अध्ययन इस क्लास में अपन कर रहे हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं जो चीज़ आपको समझाऊं, जो चीज़ आपको लिखाऊं, आपके सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो कॉपी कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन हड़बू जी महाराज। चलिए, हड़बू जी महाराज, हड़बू जी महाराज, ठीक है। हड़बू जी महाराज के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं हड़बू जी महाराज। साथियों, अगर इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ है नागौर में हुआ है। हड़बू जी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ है? नागौर। और नागौर में कहाँ पर? बूडेल के अंदर। नागौर के अंदर जगह है बूडेल, और वहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
और इनका जो जन्म हुआ था है वो गोपाल जी साकला के परिवार में होता है, यानी इनको गोपाल जी साकला के पुत्र माने जाते हैं। कई किताबों में इनको बुडेल नागौर के शासक मेहाजी साकला के पुत्र माने जाते हैं। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ, गोपाल जी साकला, गोपाल जी साकला, या फिर कई किताबों में आपको मेहाजी साकला भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मेहाजी साकला। तो विशेष कर ध्यान रखना, हड़बूजी महाराज का जो जन्म हुआ था नागौर के बुडेल और शासक थे गोपाल जी साकला या मेहाजी साकला के पुत्र के रूप में ना, इसमें हड़बूजी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे सभी को इनको लोक देवता, इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको लोक देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब एक प्रश्न आता है, हड़बूजी महाराज किसके समकालीन थे? तो याद रखना, राव जोधा के समकालीन थे। जोधपुर के शासक थे राव जोधा, और राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। हड़बूजी महाराज किनके समकालीन माने जाते हैं? हड़बूजी महाराज राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो अगर प्रश्न आता है तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? इनकी जो प्रधान पीठ है, देखो कई बार प्रश्न आता है हड़बूजी महाराज की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो साथ ही याद रखना, हड़बूजी महाराज की जो प्रधान पीठ है वो बेगाटी पर है। कहाँ पर है? बेगाटी। देखिए बेगटी या बेगाटी, ये स्थान कहाँ पर आता है? ये स्थान आता है फलोदी तहसील में। कहाँ पर आता है? फलोदी तहसील। और फलोदी तहसील कहाँ पर है साथियों? आप सभी को पता होगा, जोधपुर के अंदर है। अच्छा, अब प्रधान पीठ के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैं थोड़ा इसमें डिटेल समझा देता हूँ। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जो राव जोधा है उन्होंने हड़बूजी महाराज को, ये बेगाटी गांव है, वो हड़बूजी महाराज को भेंट किया था। अच्छा, क्यों भेंट दिया था? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सबसे पहले हड़बूजी महाराज ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की थी। हड़बूजी महाराज ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की थी। हड़बूजी महाराज ने राव जोधा को क्या भेंट करी थी? तलवार व कटार भेंट की। अच्छा, हड़बूजी महाराज ने राव जोधा को तलवार और कटार भेंट क्यों की थी? इसका कारण यह है कि मारवाड़ को मेवाड़ से बाहर निकालने हेतु, ये याद रखना। यानी मारवाड़ है, इसको मेवाड़ से बचाया, मेवाड़ से इसे अलग रहने दिया और मेवाड़ से अलग करके मारवाड़ बनाया। किसने? राव जोधा ने। इसीलिए इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर, राव जोधा की बहादुरी से प्रसन्न होकर महाराज हड़बूजी ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की थी। और राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से मंडोर को जीता था। राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से किसको जीता? मंडोर को जीता। ये भी ध्यान रखना, राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से मंडोर को जीता, और उसके बाद मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बूजी महाराज को फलोदी के निकट एक गांव है, बेगटी गांव या बेगाटी गांव, वो उसको स्वरूप भेंट किया था। इसीलिए इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? फलोदी तहसील जोधपुर में स्थित है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? हड़बूजी महाराज का आज भी गाड़ी पूजी जाती है, यानी उनकी गाड़ी पूजी जाती है, जिन गाड़ी से वे अपनी गायों के लिए चारा लेकर आते हैं। आज भी हड़बूजी महाराज की गाड़ी पूजी जाती है। इनका जो वाहन है वो क्या है? सिहार है। तो प्रश्न आता है हड़बूजी महाराज का वाहन क्या है? तो हड़बूजी महाराज का जो वाहन है क्या है भैया? सियार है। हड़बूजी महाराज का जो वाहन है वो सियार है। रामदेव जी के 8 दिन बाद में हड़बूजी महाराज ने समाधि ली थी, और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी महाराज कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई। अब प्रश्न आता है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो याद रखना, हड़बूजी महाराज रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
बिल्कुल, रामदेव जी की ये मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद में इन्होंने भी समाधि ली थी। लोक देवताओं के रूप में हड़बू जी महाराज को पूजा जाता है। राव जोधा जी को हड़बू जी ने क्या भेंट करी थी? तलवार और कटार भेंट करी थी, क्योंकि राव जोधा ने मेवाड़ के अधिकार से मारवाड़ को मुक्त कराया था। मंढोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेगाटी गांव प्रधान किया था। बेगाटी फलोदी तहसील में हड़बू जी की प्रधान पीठ है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा आज भी की जाती है। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। देखिए, बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ थे और हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ है। यानी हम कह सकते हैं हड़बू जी महाराज और बाबा रामदेव जी दोनों के गुरु एक ही थे। कौन थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। हड़बू जी महाराज के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो साकला राजपूत परिवार से होते हैं। यानी हड़बू जी महाराज के मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? साकला राजपूत, साकला राजपूत परिवार के होते हैं। कौन से परिवार के होते हैं? साकला राजपूत परिवार के होते हैं। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जोधपुर जिला दर्शन सांस्कृतिक विविधता, और इसमें सबसे पहले मैंने आपको हड़बू जी महाराज के बारे में बताया। हड़बू जी महाराज के मंदिर का जो निर्माण है, हड़बू जी महाराज के मंदिर का जो निर्माण है फलोदी तहसील के बेगाटी गांव में किया गया और इनके मंदिर का निर्माण 1721 में राजा अजीत सिंह ने किया था। तो इनके मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न आ जाए तो मंदिर का जो निर्माण है वो राजा अजीत सिंह ने कराया। यहाँ के शासक थे अजीत सिंह, उन्होंने करवाया था। और कब करवाया था? 1721 में करवाया था। कब करवाया था? 1721 में। तो एक बार मैं इसका पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए इसका तो आपका मिस नहीं हो। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ हड़बू जी महाराज, इनका जो प्रमुख मंदिर है जोधपुर के फलोदी तहसील में है, बेगाटी गांव के अंदर है। ठीक है। हड़बू जी का जन्म नागौर के अंदर हुआ था। बुडेल नागौर के शासक थे। गोपाल जी साकला या मेहाजी साकला के पुत्र थे। ठीक है। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी है। लोक देवताओं के रूप में हड़बू जी महाराज को पूजा जाता है और इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो साकला राजपूत परिवार के होते हैं। ठीक है। राव जोधा के समकालीन हड़बू जी महाराज को माना जाता है। इनकी जो प्रधान पीठ है बेगटी या बेगाटी फलोदी तहसील में स्थित है। तलवार व कटार भेंट की थी राव जोधा को। क्यों भेंट की थी? क्योंकि मारवाड़ को मेवाड़ के अधिकार से इन्होंने बचाया था या मेवाड़ के अधिकार से बाहर निकाला, इसीलिए इसी खुशी में हड़बू जी महाराज ने राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की थी। हड़बू जी महाराज का आशीर्वाद लिया था राव जोधा ने और राव जोधा ने मंडोर को जीत लिया। इसी उपलक्ष्य में राव जोधा ने हड़बू जी को बेगाटी का ये गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया था। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हड़बू जी महाराज के मंदिर का निर्माण शासक अजीत सिंह ने करवाया था 1721 में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब अपन पढ़ेंगे सच्चिया माता के बारे में। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक अपने पास आ रहा है सच्चिया माता। सच्चिया माता का मंदिर। सच्चिया माता का जो मंदिर है ओसिया जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओसिया जोधपुर में। अच्छा, सच्चिया माता ओस वालों की कुल देवी है। सच्चिया माता किन की कुल देवी है? ओस वालों की कुल देवी। सच्चिया माता के मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपल देव ने करवाया था। तो लिख लीजिएगा, सच्चिया माता के मंदिर का निर्माण परमार राजा उपल देव ने करवाया था। परमार राजा उपल देव ने करवाया था। सच्चिया माता को महिषासुर मर्दिनी का रूप भी माना जाता है। तो सच्चिया माता को महिषासुर
मर्दिनी का रूप भी माना जाता है, का रूप भी माना जाता है। सच्चा माता को किसका रूप माना जाता है? महिषासुर मर्दिनी का रूप भी माना जाता है। सच्चा माता की जो वर्तमान में मूर्ति है वो केसोरी पत्थर की बनी हुई है। तो सच्चा माता की वर्तमान में मूर्ति कौन से पत्थर की बनी हुई है? केसोरी, केसोरी पत्थर की बनी हुई है। कई बार कसोरी पत्थर भी लिखा जाता है और कई बार केसोरी पत्थर भी लिखा जाता है। ध्यान रखना, सच्चा माता के मंदिर का जो वर्तमान मूर्ति है वो कौन से पत्थर की बनी हुई है? केसोरी पत्थर की बनी हुई है। कौन से पत्थर की बनी हुई है? केसोरी पत्थर के। सच्चा माता का जो ये स्थान है ओसिया, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 400 शतक तक, यानी 4 शतकों तक रेगुलर भवनों का निर्माण होता रहा। यानी हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर निर्माण कार्य होता रहा, यहाँ पर निर्माण कार्य चलता रहा, यहाँ पर निर्माण कार्य चलता रहा, ऐसा माना जाता है। सच्चा माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर वैष्णव मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, यहाँ पर जैन और देवी का मंदिर भी है। तो आप जान सकते हैं कि सच्चा माता का जो यहाँ मंदिर है ओसिया, यहाँ पर प्रमुख रूप से वैष्णव मंदिर है और क्या है यहाँ पर सूर्य मंदिर है और क्या है यहाँ पर शिव मंदिर है। इसके अलावा अनेक देवी, यहाँ पर सच्चा माता का देवी मंदिर भी है। तो वैष्णव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, जैन मंदिर भी है। यहाँ पर जैन मंदिर भी है, तो विशेषकर ध्यान रखना। सच्चा माता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सच्चा माता का जो प्रमुख मंदिर है ओसिया जोधपुर में स्थित है। ये ओसवालों की कुलदेवी है। सच्चा माता के मंदिर का निर्माण परमार राजा उपल देव ने करवाया था। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रेगुलर यहाँ पर भवनों के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लगातार 400 सालों तक यहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता रहा। ठीक है, सच्चा माता देवी को महिषासुर मर्दिनी का रूप जाना जाता है और यहाँ पर वैष्णव मंदिर है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है और यहाँ पर देवी मंदिर है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैन मंदिर भी है। क्लियर हो गया? अब देखिए मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। सच्चा माता को क्या माना जाता है? सच्चा माता को सांप्रदायिक सद्भाव की देवी माना जाता है। तो आप लिख लीजिए क्योंकि कई बार प्रश्न आता है सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसको माना जाता है? सच्चिया माता को। किसको माना जाता है? सच्चिया माता को। प्रश्न आता है राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसको माना जाता है? तो आपको सच्चिया माता को राइट करना होगा। अगर प्रश्न आता है राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, तो आपको राइट करना पड़ेगा बाबा रामदेव जी। किसको राइट करना होगा? रामदेव जी। यानी सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के रूप में रामदेव जी को पूजा जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी के रूप में सच्चिया माता की पूजा की जाती है। और सांप्रदायिक सद्भाव का जिला अगर आपसे पूछ ले, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला अगर आपसे पूछ ले तो आपको अजमेर जिले को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? आपको अजमेर जिले को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत मदद करेगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आज के टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं वो सांस्कृतिक विविधता पढ़ रहे हैं। जोधपुर जिला दर्शन हम करवा रहे हैं। पिछली 2 क्लासें मैंने आपको कंप्लीटली करवा दी है। आज जो क्लास है इसमें हम जोधपुर जिले के अंदर सांप्रदायिक सांस्कृतिक विविधता, जिसमें हम सच्चिया माता को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हड़बूजी महाराज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम करणी माता को पढ़ेंगे और उसके अलावा जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करणी माता।
चलिए अब अपन पढ़ते हैं करणी माता। करणी माता, करणी माता का जन्म 1444 विक्रम संवत सुआप गांव ओसिया में हुआ है। ओसिया में हुआ। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न आता है कि करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो 1444 की बात है। और 1444 जिसको आप विक्रम संवत कह सकते हैं 1444 या 1387 ईस्वी, या आप चाहे तो इसको 1387 ईस्वी भी लिख सकते हैं। सुआप गांव ओसिया में हुआ है। इनके पिता का नाम मेहाजी और माता का नाम देवल था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी और इनके माताजी का नाम देवल था। यानी पिताजी मेहाजी थे और माता देवल थी। ठीक है। बचपन में नाम रिद्धिबाई था। तो कई बार प्रश्न आता है कि करणी माता का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना इनके जो बचपन का नाम था वो रिद्धिबाई था। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। आप सभी को पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता का आशीर्वाद से रखी गई थी। करणी माता ने रखी थी। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा ने उस दुर्ग का निर्माण कराया था, लेकिन इस दुर्ग की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? करणी माता ने मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव रखी थी। ये चूहों वाली देवी के रूप में पूजी जाती है, तो बिल्कुल आप इसे चूहों वाली देवी भी कह सकते हैं। इसे चूहे वाली देवी भी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं? इसको चूहों वाली देवी कहते हैं। और ये चारण लोगों की लोक देवी है। लोक देवी या कुल देवी है। यानी चारण जाति के जो व्यक्ति हैं वो अपने कुल देवी के रूप में करणी माता को पूजते हैं। क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया? चलिए एक बार यहां तक आप कॉपी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए करणी माता का जो विवाह हुआ था देपाजी के साथ हुआ था। करणी माता का विवाह किनके साथ हुआ था? देपाजी के साथ हुआ था। प्रश्न आता है कि करणी माता का विवाह हुआ था किनके साथ हुआ था? देपाजी के साथ हुआ था। ये करणी माता राठौड़ों की कुल देवी है। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का मंदिर है। तो करणी माता का जो भव्य मंदिर है कहाँ पर है? देशनोक। देशनोक में करणी माता का मंदिर है। करणी माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? देशनोक। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? लिख लीजिए पहले यहाँ तक। बिल्कुल। करणी माता के गायों का गवाला था दशरथ मेघवाल। करणी माता के गायों का गवाला था दशरथ मेघवाल। और उनकी जो मूर्ति है करणी माता के बिल्कुल जो देशनों के अंदर अगर आप जाओगे तो करणी माता का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर दशरथ मेघवाल जी की मूर्ति स्थापित है और वहाँ पर भी उसको भी पूजा जाता है। तो करणी ये गायों की रक्षा हेतु इनके भी प्राण न्योछावर हुए थे। गायों की रक्षा हेतु ये भी मारे गए थे, तो इनकी वहाँ पर पूजा की जाती है। कॉपी कर लीजिए पहले आप। अच्छा, करणी माता को अवतार किसको माना जाता है? तो इनको जो अवतार माना जाता है जगत माता
जगत माता का अवतार माना जाता है। करणी माता को किन का अवतार माना जाता है? करणी माता को जगत माता का अवतार माना जाता है। कॉपी कर लीजिए फटाफट से आप इसकी। करणी माता का जन्म 1444 ईस्वी में जोधपुर के सुआप नामक गांव में हुआ था। कीनिया शाखा के चारण मेहा के यहाँ माँ देवल की कोख से हुआ था। करणी माता का विवाह साटी निवासी देपाजी बिट्टू के साथ हुआ, पर यह सांसारिक कार्यों में विरक्त रही थी। करणी माता देश में चूहों की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। करणी माता राठौड़ चारणों की कुल देवी हैं। बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का भव्य मंदिर है। देशनोक राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। चारण समाज के व्यक्ति इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। नवरात्रों में देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। करणी माता ने जोधपुर बीकानेर के राज्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग किया था। करणी माता की गायों का गवाला दशरथ मेघवाल गायों की रक्षा हेतु मारा गया था। गोधन पर आक्रमण करने वाले राव कान्हा का इन्होंने वध किया था। भय के मारे मांग खाने वाले चारणों को इन्होंने चूहा बनाने का शाप दिया था। और कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में चूहों की अधिकता इसी कारण है। जब माता प्रसन्न होगी तब इनको सदगति होगी। बीकानेर क्षेत्र में करणी माता चूहों की देवी को शक्ति एवं जगत माता का अवतार माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि यदि पूजा करते समय किसी व्यक्ति के सिर पर चूहा चढ़ जाता है तो उसे शुभ माना जाता है। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इनका विवाह साठी का गांव के चारण बिट्टू केलू के पुत्र देपाजी बिट्टू के साथ हुआ था, किंतु भोग विलास में विरक्त रहते हुए इन्होंने पति को समझाया कि वे अपने पति का विवाह अपनी दूसरी बहन गुलाब कंवर के साथ करवाकर स्वयं देशनोक के समीप जांगलू के बीड़ नहेड़ी उस खेजड़ी का नाम है जहां बैठकर करणी माता ने विलोमना दही मंथन किया करती थी नामक स्थान पर रहने लगी। इसके बाद इन्होंने देशनोक को अपना कार्यस्थल बनाया था। करणी जी ने देशनोक की स्थापना स्वयं की थी। करणी माता के मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास करणी माता के गवाले दशरथ मेघवाल जी का देवरा है, जिसके नज़दीक सावण भादवा नामक 2 बड़े कढ़ा रखे हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बहन गुलाब कंवर के पुत्र लाखन जी को इन्होंने गोद लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर करणी माता उसको अपने बलपूर्वक पुनर्जीवित कर दिया था। महाराज गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। अलवर के बख्तावर सिंह ने माता के मंदिर में स्वर्ण के पाठ भेंट किए थे। इस माता जी का मंदिर मठ माना जाता है। करणी माता का एक रूप सफ़ेद चील भी है। करणी माता जी का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिसका प्रवेश द्वार सिंह द्वार संगमरमर से बना हुआ है। ये शुभ कार्य बीकानेर के सेठ चांदमल डूडा के द्वारा करवाया गया था। करणी माता ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, अपने हाथों से रखी। राव जोधा के पुत्र राव बीका के बीकानेर राज्य की स्थापना भी करणी माता के आशीर्वाद से हुई है। करणी माता ने लगभग 150 वर्ष तक भौतिक शरीर को धारण किए रखने के उपरांत विक्रम संवत 1595 में चैत्र शुक्ल नवमी को गिनौर की तलई नामक स्थान पर करणी माता। जोधपुर जिला, चलिए जोधपुर जिला सबसे पहले अपन बात करेंगे जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले के बारे में। जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा रामदेव जी का मेला। पहला नंबर रामदेव जी का मेला, यहाँ लिखा मैंने रामदेव जी का मेला। देखिए साथियों, यहाँ से 2 चीज़ बनती है। अगर प्रश्न आता है कि रामदेव जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपको जोधपुर को राइट करना पड़ेगा। और अगर प्रश्न आता है कि रुणीजा का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा रुणीजा का जो मेला है जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जबकि रामदेव जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, जोधपुर में आयोजित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक आता रामदेव जी का पशु मेला, तो रामदेव जी का जो पशु मेला है वो नागौर में आयोजित किया जाता है। विशेषकर ध्यान रखना रामदेव जी का मेला। अब रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी। ठीक है, तो या इसको अपन बालीनाथ जी का मेला भी कह सकते हैं, बालीनाथ जी का मेला, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको हम बालीनाथ जी का मेला कह सकते हैं। ये कहाँ पर लगता है,
ये मसूरिया डूंगरी पर लगता है। कहाँ पर लगता है? मसूरिया डूंगरी पर, मसूरिया डूंगरी या मसूरिया पहाड़ी पर लगता है। अब एक प्रश्न बनता है, जो भी भक्तजन बाबा रुणेजा की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले वे भक्त यहाँ पर आते हैं, वे श्रद्धालु, वे यात्रु यहाँ पर आते हैं, यानी रामदेव जी के इस मेले के अंदर आते हैं और उसके बाद वे रुणेजा की यात्रा करते हैं। तो इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इस मेले का जो आयोजन होता है वो भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है। कब होता है? भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया, यानी भादवारी दूज को इस मेला का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर लगता है? मसूरिया डूंगरी के अंदर लगता है। और रामदेव जी का मेला या बालीनाथ जी का मेला भी कह सकते हैं। बालीनाथ जी का मेला अपन इसलिए कह रहे हैं कि रामदेव जी के जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे, उन्हीं का यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो पहला मेला आ गया जोधपुर जिले का। दूसरा जोधपुर जिले का जो प्रमुख मेला है वो है वीरपुरी का मेला। कौन सा मेला है? वीरपुरी का मेला, वीरपुरी का मेला। ठीक है, चलिए, वीरपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वीरपुरी का जो मेला है वो श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है? मंडोर में आयोजित होता है। तो वीरपुरी का मेला कहाँ पर लगता है? वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। वीरपुरी का मेला कहाँ लगता है? मंडोर जोधपुर में लगता है। और कब लगता है? तो याद रखना है, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। विशेष का ध्यान रखना, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को जो मेला आयोजित किया जाता है वीरपुरी का मेला आयोजित किया जाता है। इसी के अलावा जोधपुर में एक और मेला लगता है, नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी का मेला। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये भी मंडोर में आयोजित होता है। कहाँ पर? यानी मंडोर में दो प्रमुख मेले हैं, उसमें से एक है वीरपुरी का मेला और दूसरा है नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी को लगता है। कब लगता है? ये अंधेरी रात में पंचमी को लगता है और वो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम सोमवार को आयोजित होता है वीरपुरी का मेला। क्लियर हो गया? चौथा मेला आता है खेजड़ी का मेला। चौथा मेला आता है खेजड़ी का मेला। खेजड़ी का मेला बिल्कुल कहाँ पर आयोजित होता है? जोधपुर में आयोजित होता है। यानी विश्व का एकमात्र वृक्ष का मेला आयोजित होता है जोधपुर में, खेजड़ी का मेला जिसके कहते हैं। ये कब लगता है? ये भादवारी शुक्ल पक्ष दशमी को लगता है, यानी तेजा दशमी के दिन लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को लगता है। तेजा दशमी यानी आप इसको कह सकते हैं भादवा शुक्ल दशमी। भादवा शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है, जोधपुर के अंदर लगता है। आपको पता होगा अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 जो विश्नोई समाज के लोग थे वो खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु अपने प्राण को न्योछावर किया था। इसलिए विश्व का एकमात्र खेजड़ी का जो मेला लगता है कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। इसके अलावा कौन सा? इसके अलावा देखिए मंडोर में एक और मेले का आयोजन किया जाता है, वो है रावण मेला। रावण मेला, ये रावण मेला कहाँ लगता है? रावण मेला भी मंडोर में लगता है। कहाँ लगता है? मंडोर के अंदर लगता है रावण मेला। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा एक प्रमुख मेला है जिसका नाम है बेतमार गणगौर मेला। कौन सा है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बेतमार गणगौर मेला, बेतमार गणगौर मेला। ठीक है, विशेष का ध्यान रखना, बेतमार गणगौर मेला ये जोधपुर का एक प्रसिद्ध मेला है और इसे गीगा घवर मेला भी कहते हैं। यानी बेतमार गणगौर मेला को अपन गीगा
गवर मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? गीगा गवर मेला भी कहते हैं। ये जोधपुर का बहुत ही फेमस मेला है, यानी प्रमुख प्रसिद्ध मेला है। और कब आयोजित किया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है। कब होता है? तो आप ध्यान रखना, मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा है? बेतमार गणगौर का मेला, जिसको गीगा गवर मेला भी कहते हैं। एक होता है फलोदी का मेला। कहाँ पर लगता है? फलोदी में। इसी प्रकार एक अन्य मेला है जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला, वो है फलोदी का मेला। अब फलोदी का मेला कहाँ लगता है? फलोदी का मेला फलोदी में ही लगता है। कहाँ लगता है? और एक है कापरड़ा पशु मेला। कौन सा है? कापरड़ा पशु मेला। कापरड़ा पशु मेला, यानी जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला प्रमुख पशु मेला कौन सा है? कापरड़ा पशु मेला। कहाँ पर लगता है? कापरड़ा गांव में ही लगता है। एक होता है रणछोड़ राय मंदिर, यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो क्लियर हो गया। तो ये तो जोधपुर के प्रमुख मेले हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर लेना। जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख मेले हैं, उसमें से पहला है बेतमार गणगौर मेला, जिसको गीगा गवर मेला के नाम से जाना जाता है। ये मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है और जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाला एक प्रमुख प्रसिद्ध मेला है। एक अन्य मेला आता है जिसका नाम है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला मसूरिया डूंगरी यानी मसूरिया पहाड़ी पर आयोजित होता है, जिसे बालीनाथ जी का मेला भी कहते हैं। इस मेले का जो आयोजन होता है भादव शुक्ल पक्ष द्वितीया को आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में आयोजित होता है। सावन मास के अंतिम सोमवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार नाग पंचमी का मेला मंडोर में लगता है, ये भादव कृष्ण पंचमी को लगता है। इसी प्रकार खेजड़ी का मेला जोधपुर में लगता है, तेजा दशमी के दिन लगता है, या आप इसे कह सकते हैं भादव शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन होता है। रावण का मेला मंडोर में लगता है, फलोदी का मेला फलोदी में लगता है, और एक अन्य मेला है जिसका नाम है कापरड़ा पशु मेला, जो कापरड़ा गांव में आयोजित किया जाता है। तो ये तो अपन जोधपुर के अंदर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में आपने लिखा है, मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूँ कि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे अपन बढ़ जाते हैं। चलिए अब अपन जोधपुर जिले के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध हैं पर्यटक स्थल उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। देवी देवताओं की साल, बिल्कुल कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। तो विशेषकर ध्यान रखना, ये मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। अब आपको ध्यान रखना है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर प्रश्न आ जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको राइट करना होगा जूनागढ़। कहाँ पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का अगर आपसे मंदिर पूछ ले तो जूनागढ़ बीकानेर को राइट करना होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अगर आपसे पूछ ले तो आपको मंडोर जोधपुर को राइट करना होगा। और 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी अगर आपसे पूछ ले, 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी अगर आपसे पूछ ले, देवी देवताओं की नगरी, 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपसे नगरी पूछ ले तो आपको माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। चलिए बात करते हैं जोधपुर जिला दर्शन, और जोधपुर जिला दर्शन में पर्यटक की स्थिति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं प्रमुख, जिसमें एक मंदिर आता है जिसका नाम है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आपको जूनागढ़ बीकानेर को राइट करना होगा।
अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी कहां पर स्थित है, तो आपको माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? माउंट आबू सिरोही को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, एक आता है यहां पर जांज नृत्य। जांज नृत्य। अब जांज नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जांज नृत्य जोधपुर का एक प्रमुख नृत्य है। तो जांज नृत्य जोधपुर का प्रमुख नृत्य है। जांज नृत्य जोधपुर का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें महिलाएं छिद्रित मटकियां लेकर नृत्य करती हैं। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर अपन पढ़ते हैं जोधपुर जिले के, तो महत्वपूर्ण तथ्य में आता है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था बड़ला गांव जोधपुर में। कहाँ पर किया गया था? बड़ला गांव जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कब किया गया था? बड़ला गांव जोधपुर में किया गया था 21 अगस्त 2013 को। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो आपको राइट करना होगा भड़ला। और ये कहाँ पर आता है? जोधपुर में। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को। अब प्रश्न आता है मंथानिया। मंथानिया क्या है? विश्व का प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय ऊर्जा परियोजना। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय ऊर्जा परियोजना जो जर्मनी के सहयोग से संचालित की जा रही है। कहाँ पर है? मंथानिया जोधपुर के अंदर। तो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ अगला लिख रहा हूँ मैं आपके सामने मंथानिया। और मंथानिया कहाँ पर है? ये जोधपुर में। यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना संचालित की जा रही है। किसके सहयोग से? तो आपको ध्यान रखना होगा जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? मंथानिया जोधपुर में। कहाँ पर? मंथानिया जोधपुर में। एक है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। यह भी कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में। तो ये भी लिख लीजिए आप। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ पर है? तो आपसे पूछ ले, अगर प्रश्न थोड़ा अंदर चला जाए तो आपको राइट करना पड़ेगा फलोदी में। आपको पता होगा कि जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त घोषित किया गया था 12 मई 2013 को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मई 2013 को धूम्रपान 12 मई 2013 को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया। देखिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त शहर कब घोषित किया गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा 12 मई 2013 को। 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। पांडुलिपि का भंडार यहाँ पर है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान जोधपुर में स्थित है। तो आप चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान
संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आपको पता होगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। तो ये भी लिख लीजिएगा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर में की गई है। और कब की गई है? 1957 में की गई है। आपको पता होगा राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2012 को। तो ये प्रश्न कई बार आता है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2012 को, 1 अप्रैल 2012 को राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण, हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में किया गया, जोधपुर में किया गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं पुनः आपको समझा देता हूं, लेकिन आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए बात अपन करते हैं जोधपुर जिला दर्शन। और जोधपुर जिला दर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा जांज नृत्य। देखिए जांज नृत्य ये जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं क्या करती है? छिद्रित मटकियाँ लेकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? भड़ला जोधपुर के अंदर। कब किया गया था? 21 अगस्त 2013 को किया गया था। मंथानिया जोधपुर के अंदर है। विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना, विश्व की प्रथम सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? मंथानिया जोधपुर में है। किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? जर्मनी के सहयोग से संचालित की जा रही है। चलिए B3 पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के फलौदी में। ठीक है। चलिए 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान से मुक्त शहर घोषित किया गया। 12 मई 2013 को जोधपुर जिले को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। 1 अप्रैल 2012 को राजस्थान का प्रथम हज हाउस का लोकार्पण जोधपुर में किया गया। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। यानी पांडुलिपियों का सर्वाधिक भंडार जोधपुर में आपको मिलेगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थापना की गई है 1957 में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है तो आपको राइट करना पड़ेगा भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को। अगर आता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? प्रश्न आता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, तो आपको राइट करना पड़ेगा धौलपुर को। देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार पूछ ले तो आपको धौलपुर को राइट करना पड़ेगा। मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो यहां मैंने लिखा मरुगंगा का प्रवेश द्वार, मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो आपको राइट करना पड़ेगा हनुमानगढ़ को। मरुगंगा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? हनुमानगढ़ को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न आता राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है तो आपको यहां पर अलवर को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अलवर को। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि शेखावटी क्षेत्र का, आपसे प्रश्न पूछ ले शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा डीडवाना।
किसको? डीडवाना। और डीडवाना कहाँ पर आता है? डीडवाना आता है भाई नागौर में। कहाँ आता है? नागौर में। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? डीडवाना को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? देखिए एक आ गया मरुस्थल। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर जोधपुर को राइट करना पड़ेगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जोधपुर को। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? झुंझुनू को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने मरुस्थल का सिंह द्वार। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? तो साथियों आपको राइट करना पड़ेगा झुंझुनू को। मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? झुंझुनू को। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार आता है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अजमेर में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फैक्ट में बता रहा हूँ, वो चीज़ ये है कि जितने भी आपको प्रवेश द्वार पूछे जाते हैं राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत, या अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार हनुमानगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र का सिंह द्वार डिडवाना को कहा जाता है। मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश द्वार अजमेर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। जी ने महाप्रयाग प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सचिया माता के बारे में पढ़ा, हमने करणी माता के बारे में पढ़ा, हमने हड़बूजी महाराज के बारे में पढ़ा, और हमने जोधपुर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ा। तो साथियों अगर क्लास मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।